6 जून 1944 सुबह 4:30 बजे एक जर्मन फील्ड मार्शल अपने बंकर में कॉफी पी रहा था जब फोन बजा और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गाली निकल गई, क्योंकि समंदर में इतने जहाज आ गए थे कि लग रहा था अमेरिका ने पूरा वॉलमार्ट नॉर्मंडी भेज दिया हो। आगे क्या हुआ, पूरी मस्त कहानी सुनो सिर्फ फनी फन उर्दू स्टोरीज पे। चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, वरना इतनी मजेदार स्टोरी मिस हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। Section 1. The Shadow of Dawn. Whispers of an Unthinkable Assault. 6 जून 1944 सुबह के 4:30 बजे ला रोशे गुयोन का एक धुंधला सा बंकर जो सीन रिवर के किनारे नॉर्दर्न फ्रांस में छुपा हुआ है। हवा में पुरानी कॉफी और सिगरेट के धुएं की बू घुली हुई है, साथ ही लोहे की चमक और बंदूकों की तेज खुशबू महसूस होती है जो कोने में रखे हैं। फील्ड मार्शल गर्ट फॉन रनस्टेड, ओबर बेफिल शाबर वेस्ट का थका हुआ कमांडर, एक मैप केबल पर झुका हुआ है। यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ, लेकिन आंखें बेचैनी और नींद की कमी से भरी हुई हैं। उसके आसपास एड्स फाइलें शफल कर रहे हैं। उनके बूट्स का हल्की सी खराश कंक्रीट फ्लोर पर गूंज रही है। दूर से बिजली की गरज या शायद आर्टिलरी की आवाज बंकर की दीवारों में गूंजती है। कोई तेज नहीं बोलता, सिर्फ हल्की सी फिजा में टेंशन महसूस होती है, जैसे कोई कॉइल हुआ स्प्रिंग तोड़ने को हो। रनस्टेड अपनी कनपटी मसलकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखता है। पैराट्रूपर के नजर आने की खबरें, जिन्हें डिकॉय समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। रेडियो सिग्नल्स, जिन्हें फैंटम फ्लीट्स कहा गया। पास दे काले, वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल गुंथर ब्लूमेंट्रिट से कहता है, मैप पर उंगली रखकर, अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे। अटलांटिक वॉल, कंक्रीट बंकर्स, माइनफील्ड्स और बार्ब्ड वायर से भरी हुई, एक लोहे की दीवार की तरह समंदर के साथ चलती है। रोमेल की फोर्टिफिकेशंस, डेजर्ट फॉक्स का कमाल, जो किसी भी एलाइड अटैक को समंदर के किनारे ही कुचल देने के लिए बनाई गई थी। रूम के अंदर भरोसा का माहौल है। आखिरकार फ्यूरर के पास पैंजर लेयर डिवीजन और 12th एसिस पैंजर जैसे रिजर्व हैं जो पलटवार के लिए तैयार हैं। लेकिन बाहर दुनिया हिल रही है। इंग्लिश चैनल के उस पार तारीख का सबसे बड़ा आर्माडा अंधेरों को चीर रहा है। 5000 से भी ज्यादा जहाज, बड़े बैटलशिप्स जैसे यूएसएस नेवाडा से लेकर छोटी हिगिंस बोट्स तक, जो गुस्से में भवनों की तरह उछल रहे हैं। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, एलाइज ने इसका नाम रखा है। लेकिन उन जवानों के लिए जो लैंडिंग क्राफ्ट में बैठे हैं, ये एक तरफा सफर है मौत का। फर्स्ट इन्फेंट्री डिवीजन के अमेरिकन सोल्जर्स अपनी M1 गैरान राइफल्स को कसकर पकड़े हुए हैं, समुद्री बीमारी और खामोशी में घिरे हुए, जबकि सुबह के पहले रंग ग्रे और पर्पल आसमान पर उभर रहे हैं। उनका मिशन 5 बीचेस पर हमला, यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और सोड। रात के अंधेरे में 82 और 101 एयरबॉर्न के पैराट्रूपर्स पहले ही कूद चुके हैं, नॉर्मेंडी के आसमान में छाए हुए पुलों और क्रॉस रोड्स पर कब्जा करने के लिए। बंकर के अंदर एकदम से टेलीफोन की घंटी तेज बजती है, खामोशी को चीरकर। एक एड रिसीवर उठाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। एयरबॉर्न लैंडिंग्स कंफर्म्ड, हेरफेल्ड मार्शल, सेंटेमेले इग्लिस और कैरेंटन के पास। ग्लाइडर्स भी, लेकिन स्केल हैरानकुन है। हैरानकुन, वेयरमार्क्ट ने ईस्टर्न फ्रंट पर बोल्शेविक लश्करों का सामना किया है और ब्रिटेन के आसमान में RAF को रोका है। फिर ये सब क्या है? ब्लूमेंट्रिट पास आकर धीमी आवाज में बोलता है, रेडार गोस्ट्स या शायद डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। लेकिन रनस्टेड के दिल के अंदर एक हल्का सा शक उभर रहा है, जैसे पहली बूंदें सूखी जमीन पर टपकती हों। जैसे जैसे वक्त 5 बजे के करीब आता है और टेलीफोन लाइंस चमक उठती हैं, कोस्टल बैटरीज पॉइंटी हुक पर हॉरिजन पर सिलुएट्स देखकर रिपोर्ट करती हैं, संख्या हजारों में। ये एक फेंट है, रनस्टेड बोलता है, लेकिन आवाज में यकीन नहीं। हिटलर के हुक्म के मुताबिक वो पैंजर ट्रूप्स को रिजर्व में रखता है। फ्यूरर की इजाजत के बगैर कोई हरकत नहीं। बर्लिन में हाई कमांड सो रही है, जबकि नॉर्मेंडी के समंदर में तूफान उभर रहा है। अब तस्वीर सोचो, जर्मन सेंट्रीज क्लिफ्स के ऊपर खड़े हैं, बाइनोकुलर्स आंख में लिए हुए, दिल तेज धड़क रहा है जब समंदर एक जिंदा चीज बन गया है, लोहे, जज्बे और हौसले से भरा हुआ। फिर आसमान गरजता है, एलाइड बॉम्बर्स की दहाड़, उनके बॉम्ब्स गन इंप्लॉयमेंट्स पर बरस रहे हैं।
धमाके जमीन को हिला देते हैं, धुआं और मिट्टी के बादल उठते हैं। बंकर के अंदर ऑफिसर्स मैप खोलकर पोजीशंस निशान लगाते हैं। नॉर्मेंडी क्यों? एक ऑफिसर चीखता है, आवाज कांप रही है। रनस्टेड इधर उधर चक्कर लगाता है, कमांड का बोझ उसके कंधों पर पत्थर की तरह भारी है। उसने जंग देखी है, 1914 के ट्रेंचेस, 1940 का फ्रेंच ब्लिट्ज, लेकिन यह अलग है, यह बेपनाह है। सुबह का उजाला अब सफेद और ठंडा है। रिपोर्ट्स बारिश की तरह गिर रही हैं। यूटा बीच पर 4th इन्फेंट्री डिवीजन ने उतरना शुरू कर दिया है। गोल्ड और जूनो पर ब्रिटिश और कैनेडियन फोर्सेस चर्चिल टैंक्स के साथ घुस रहे हैं। MG42 की गोलियां बरस रही हैं। लेकिन ओमाहा तो एक कत्लेगाह है। बिग रेड 1 के जवान खून और पानी के दरमियान लड़ रहे हैं। समंदर की लहरों के साथ उनके जिस्मों पर गोलियां बरस रही हैं। रनस्टेड के एड्स घबराहट में इकट्ठे हो रहे हैं। फ्लीट ये खत्म ही नहीं होती सर। बैटलशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, ट्रांसपोर्ट्स, जहां तक नजर जाए। रनस्टेड रुकता है, वायरलेस ऑपरेटर की तरफ देखते हुए। खत्म नहीं होती। आखिर एलाइज ने इतनी ताकत कैसे जमा कर ली? इंटेलिजेंस ने तो पास दे काले कहा था, यह तो नॉर्मेंडी का पथरीला इलाका है। उसके दिल में यकीन का ठंडा सांप फिसलता है और फिर सच्चाई तोप के धमाके की तरह सामने आती है। यह कोई छोटी रेड नहीं, यह इन्वेजन है। और जब सूरज उन बीचेस पर चढ़ता है, उसके साथ ही रनस्टेड समझ जाता है, यह जंग नहीं, तारीख है। और अब राइक का मुस्तकबिल धागे पर लटक रहा है। सेक्शन 2, ओमाहा बीच, द ब्लड सोक्ड मोमेंट ऑफ ट्रूथ। 6 जून 1944 सुबह के 6:32 बजे ओमाहा बीच, सेक्टर डॉग ग्रीन। समुंदर का पानी चेहरे पर सुई की तरह लग रहा है। इंग्लिश चैनल का पानी काला और गुस्से से भरा हुआ पीछे घूर रहा है। एगिंस बोट का रैंप मेटालिक क्लैंक के साथ गिरता है और ठंडा पानी आदमियों को सीने तक डुबोता है जब तक वो एक कदम भी ना ले लें। वाइडर स्टैंड्स नेस्ट 62 से मशीन गन्स की आवाज स्टकाटो में गूंजती है। MG42 हिटलर का बस 100 1 मिनट में 1200 गोलियां बरसाता है। ट्रेसर्स लाल रेखे खींचते हुए सर्फ पर गिरती हैं। बॉडी बोट से निकलते ही गिरते हैं। चिल्लाते हुए जवान इंजन्स की दहाड़ और लहरों की तेज आवाज में डूब जाते हैं। आप कंपनी A 116th इन्फेंट्री रेजिमेंट 29th डिवीजन के साथ हैं। बेडफोर्ड वर्जीनिया के लड़के, नेशनल गार्ड के मेंबर्स, जिन्हें पहली बार ये जंग देखने को मिल रही है। उनका लेफ्टिनेंट, जिसका चेहरा फोम की तरह पीला है, ऑर्डर्स चीखता है जो कोई सुन नहीं सकता। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही हैं। रेत के गाइजर उठ रहे हैं। आदमी अपने हेलमेट से रेत खोदकर छेद बनाने की कोशिश करते हैं। एक सार्जेंट एक घायल प्राइवेट को चेक हेजहॉग के पीछे खींचता है। खून लाल और गुलाबी लहरों में मिलता है। बीच सिर्फ 300 यार्ड्स वाइड है, लेकिन यह मौत का माहौल एक महाद्वीप जैसा लगता है। ऊंचाई पर उबर लॉइटनेंट हाइंड्रिक सेवर्लो MG42 के पीछे कंक्रीट केसमेंट में खड़ा है। सुबह से ही वो फायर कर रहा है। एम्यूनिशन बेल्ट्स डरे हुए जवानों के हाथों से उस तक पहुंच रही हैं। जैसे खरगोश पर गोली चलाना, वो बाद में कहता है, लेकिन हाथ कांपते हैं जब वो वेव आफ्टर वेव ऑफ अमेरिकन्स को देखता है। पहले घंटे में उसने 2000 से ज्यादा गोलियां फायर की। नीचे 352nd इन्फेंट्री डिवीजन ईस्टर्न फ्रंट के वेटरन्स वियरविल के आसपास छुपे 88 मिलीमीटर शेल्स फायर करते हैं। हर ब्लास्ट आदमियों को हवा में उछाल देता है जैसे टूटी हुई गुड़िया। ला रोशे गुयोन में टेलीटाइप मशीन्स परेशान मैसेजेस प्रिंट कर रही हैं। जनरल डीट्रिक क्राइस 352nd के कमांडर खुद आर्मी ग्रुप BHQ को फोन करते हैं। ओमाहा पर जोरदार असॉल्ट हो रहा है। हजारों लैंडिंग हर मिनट। हमें पैंजर चाहिए अभी। उसकी आवाज अर्जेंट और फटी हुई है। रुनस्टेड के स्टाफ प्ली OKW बर्लिन को भेजते हैं। वापस रिप्लाई आता है ठंडा। द फ्यूरर सो रहा है। आर्मर्ड रिजर्व्स तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक वो पर्सनली अप्रूव ना करें। घंटे बीत रहे हैं, कीमती खूनी घंटे। बीच पर कुछ बदल रहा है। कैप्टन जो डॉसन 1st बटालियन 16th इन्फेंट्री स्मोक कवर के नीचे क्रॉल करता है, जो डिस्ट्रॉयर USS सैटरले ने छोड़ा। वो क्लिफ्स के दरमियान एक नैरो ड्रॉ देखता है, एक कमजोरी जो एरियल फोटोज में नजर नहीं आई। फॉलो मी, वो चीखता है, आवाज रसभरी। कुछ सर्वाइवर्स रैली करते हैं। वो श्रेल स्लोप पर चढ़ते हैं, ग्रेनेड स्पिल बॉक्सेस में फेंकते हैं। एक एक कर कंक्रीट नेस्ट्स खामोश हो जाते हैं। डॉसन के आदमी 9:15 AM तक क्रेस्ट पर पहुंचते हैं। फोन लाइंस काट देते हैं, मशीन गन्स को साइलेंट कर देते हैं। पीछे से रीइंफोर्समेंट्स का टाइट सर्च करता है।
पॉइंट यूहॉक 2 माइल्स वेस्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रडर के रेंजर्स पहले ही 100 फीट क्लिफ्स, रोप्स और ग्रैपलिंग हुक्स के साथ स्केल कर चुके हैं मर्डर्स फायर के नीचे। वो डिस्कवर करते हैं कि बड़े 155 मिलीमीटर गन्स इनलैंड ले जाए गए हैं। उनकी जगह टेलीफोन पोल्स रखे गए हैं रिकॉनेसेंस प्लेन्स को फूल करने के लिए। लेकिन रेंजर्स पुश करते हैं, पॉइंट को होल्ड करते हैं काउंटर अटैक से जो 916th ग्रेनेडियर्स के हैं। उनका सैक्रिफाइस फ्लैंक्स को ब्रीथिंग रूम देता है। 10 AM तक तस्वीर फ्रैगमेंट्स में रूनस्टेड तक पहुंचती है। यूटाहा एयरबोर्न ट्रूप से लिंक्ड गोल्ड ब्रिटिश पुश कर रहे हैं इनलैंड। कैनेडियंस जूनो के विलेजेस से गुजर रहे हैं। स्वॉट के कमांडोज पेगासस ब्रिज के लिए रेस कर रहे हैं। और ओमाहा क्रैक हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है। अमेरिकन इंजीनियर्स सी वॉल में गैप्स फोड़ते हैं। शर्मान ड्यूप्लेक्स ड्राइव टैंक्स शोर पर स्विम करके आते हैं। 75 मिलीमीटर गन्स बंकर्स पर बरसाते हैं। मेडिक्स घायल को क्रिम्सन सर्फ से खींच कर ले जा रहे हैं। चैपलिन डाइंग सोल्जर्स के बीच वादे कर लास्ट राइट्स देता है जब शेल्स ओवरहेड ब्लास्ट करते हैं। बंकर में रुनस्टेट एक और सिगरेट जलाता है। मैच उसके हाथ में कांप रही है। ब्लूमेंट्रेट फ्रिश रिकॉनेसेंस फोटोज टेबल पर फैलाता है। ग्रेनी इमेजेस इन्वेजन फ्लीट की, होराइजन तक स्टील होराइजन। माय गॉड, एक एड धीमी आवाज में कहता है। ये डाइवर्जन नहीं है, ये उनका सब कुछ है। रुनस्टेट घूर रहा है, साथ ही 60 इयर्स का बोझ कंधों पर। उसने पोलैंड, फ्रांस और रशिया में आर्मीज कमांड की, लेकिन कभी ऐसे टाइट का सामना नहीं किया। अटलांटिक वॉल, रोमेल का प्राइड, अब आदमियों और मशीन्स के वेट के नीचे गिर रहा है। और पैंजर्स, उसके खूबसूरत पैंजर्स अभी भी आइडल हैं, 300 माइल्स दूर किसी सिग्नेचर का इंतजार करते हुए। मार्शल मैप की तरफ मुड़ता है, आवाज धीमी। अगर हम उन्हें आज रोक नहीं सकते तो कभी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अंदर से एक ठंडी यकीन उसके दिल में बस जाती है। बीचेस खो जा चुके हैं, पेरिस का रास्ता खुला है और थर्ड राइक पहली बार मॉर्टल महसूस करता है। Section 3. The Panzers That Never Came, a Fatal Delay in the Fog of Command. 6 जून 1944, सुबह के 11:47, रास्टनबर्ग, ईस्ट प्रशिया। वुल्फ्सचांजे, फ्यूरर का हेडक्वार्टर्स गहरे पाइन के जंगल में छुपा हुआ। एडोल्फ हिटलर आखिरकार अपनी ड्रग इंड्यूस्ड नींद से उठता है। ब्लैकआउट कर्टन्स अभी भी दिन के उजाले से बचाने के लिए बंद। एक एड एक नॉक के बाद अंदर आता है, हाथ में अर्जेंट टेलीग्राम्स का शीफ। कमरा गीले कंक्रीट और वेलेरियन पिल्स की बू से भरा हुआ है। हिटलर ब्लिंक करता है, अपनी ग्लासेस एडजस्ट करता है और टॉप शीट देखता है। मैसिव लैंडिंग्स इन नॉर्मंडी, अटलांटिक वॉल ब्रीच्ड, रिक्वेस्ट इमीडिएट रिलीज ऑफ आर्मर्ड रिजर्व्स। वो पेपर एक तरफ फेंक देता है। रोमेल की फोर्टिफिकेशंस को तो ये इम्पॉसिबल बनाना चाहिए था, वो गुस्से में कहता है। जनरल एल्फ्रेड जोडल, OKW ऑपरेशन स्टाफ का चीफ, खड़ा है सख्त। मेन फ्यूरर रुनस्टेट और रोमेल दोनों पैंजर्स के लिए अपील कर रहे हैं। 21st पैंजर डिवीजन केन के पास एंगेज कर रही है, लेकिन पैंजर ग्रुप वेस्ट, हिटलर उसे रोक देता है। पादे कैले, वही असली खतरा है, ये सिर्फ डाइवर्जन है। वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर देता है, चाय, ड्राई टोस्ट, पोस्ट एग, जबकि वेस्टर्न यूरोप का मुस्तकबिल उसके हजमे पर लटका है। 300 माइल्स दूर मार्गिवल के पास एक शैटो में फील्ड मार्शल अर्विन रोमेल एक पंछी के जैसे घूमता है। डेजर्ट फॉक्स रात भर जर्मनी से ड्राइव करके कमांड पोस्ट पहुंचता है अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद। उसकी स्टाफ कार 12:15 PM पर रुकती है। धूल अभी भी हवा में घूम रही है। वो मैप रूम में दाखिल होता है। पैंजर्स क्यों मूव नहीं कर रहे, वो डांटता है। जनरल हैंस पाइडल, उसका चीफ ऑफ स्टाफ, हाथ फैलाता है। बर्लिन रिफ्यूज करता है। उन्हें डर है असली ब्लो अभी भी कहले से आएगा। रोमेल टेबल पर मुक्का मार के कहता है, कहले, इन रिपोर्ट्स को देखो, आसमान उनके एयरक्राफ्ट से काला है, समंदर शिप से भरा हुआ है, ये इन्वेजन है, डैमिट।
वो फोन उठाता है, सीधा OKW को डायल करता है। जोडल की आवाज काम लेकिन गुस्से वाली काम है। फ्यूरर ने फैसला कर लिया है पैंजर ग्रुप वेस्ट को उसके पर्सनल ऑर्डर के बगैर रिलीज नहीं करना। रोमेल का चेहरा लाल हो जाता है। वो टेरेन को अच्छी तरह जानता है, हर हेजरो, हर संखन लेन। वो जानता है कि अगर एलाइज बीचेस के बाद खुले मैदान तक रात से पहले पहुंच गए, कोई काउंटर अटैक उन्हें हटा नहीं पाएगा। फ्यूरर को बोलो अगर वो कल तक इंतजार करे, नॉर्मल डी बचा ही नहीं रहेगा। बीच पर टाइड अब पलट चुकी है। 1 PM तक ओमाहा फाइनली सिक्योर है। ब्रिगेडियर जनरल नॉर्मन कोटा 29 डिवीजन का असिस्टेंट कमांडर रेकिज के बीच वेट करके अशोर आता है, सिगार दांतों के बीच। रेंजर्स लीड द वे, वो रोर करता है और आवाज वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। इंजीनियर्स माइनफील्ड से लेन्स क्लियर करते हैं, बुलडोजर्स बर्न्ड आउट लैंडिंग क्राफ्ट को हटा देते हैं। सेकंड इन्फेंट्री डिवीजन के फ्रेश वेव्स इनलैंड पोर करते हैं, फर्स्ट असॉल्ट के सर्वाइवर्स से लिंक हो जाते हैं। ब्लफ्स जो पहले इम्प्रेग्नेबल लगते थे अब अमेरिकन हेलमेट से भरे हुए हैं, जर्मन वंस के बजाय। केन पर 21st पैंजर डिवीजन के एलिमेंट्स जनरल एडगर फ्यूस्टिंकर के अंडर दिन का सिर्फ एक सिग्निफिकेंट काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। पैंजर फोर्स व्हीटफील्ड्स के थ्रू स्वॉर्ड बीच पर ब्रिटिश 3rd डिवीजन की तरफ रंबल करते हैं। थोड़ी देर के लिए जर्मन कमांड पोस्ट में उम्मीद की रोशनी जगती है, लेकिन पैंजर्स अकेले हैं। 12th SS पैंजर हिटलर युगंड या माइटी पैंजर लहर से कोई सपोर्ट नहीं। ब्रिटिश टाइफून्स नीचे स्क्रीम करते हैं, रॉकेट्स थिन अपर आर्मर को रिप करते हैं। क्रॉमवेल टैंक 7th आर्मर्ड डिवीजन के फ्लैंक पर अपीयर होते हैं। डस्क तक 21st पैंजर रेक से ब्लीडिंग केन के आउटस्कर्ट्स तक पुशबैक हो जाती है। रोमेल मैप पर घूरता देखता है, रेड एरोज इनलैंड स्पिल्ड ब्लड की जैसे चलते हुए। वो विलेजेस एक एक मार्क करता है। कोलेविल सुरमर फॉलन, सेंट लॉरेंट टेकन, फॉर्मिग्नी बाईपास्ट, हर नाम एक डैगर। हमें 6 घंटे चाहिए थे, वो स्पाइडल से मटर करता है। अब हमने 12 घंटे खो दिए। बाहर तो समर का स्काई डार्क हो रहा है बर्निंग व्हीकल्स के स्मोक से। आर्टिलरी की आवाज दूर से थंडर की तरह ग्राउल करती है, पास आती हुई। 4 PM पर हिटलर फाइनली मूवमेंट ऑथराइज करता है, लेकिन सिर्फ 2 डिविजन्स के लिए और सिर्फ सेन तक। देर हो चुकी है। पैंजर लहर फ्रिट्ज बायर लेन के अंडर वेस्ट की तरफ रोल करना शुरू करता है, लेकिन एलाइड फाइटर बॉम्बर्स रोड्स को किलिंग जोन्स बना देते हैं। जाबोज, वो जर्मन्स उन्हें कहते हैं, जैक बॉम्बर्स, हंटर बॉम्बर्स, टाइफून्स और P-47 थंडरबोल्ट्स लो स्वूप करते हैं, कैनन्स फ्लैश करते हैं, कॉलम्स हॉल्ट हो जाते हैं, टैंक्स टॉर्चेस की तरह जलते हैं। बायरलैंड बाद में लिखेगा, हर किलोमीटर हमें बहुत महंगा पड़ा। रुनस्टेड डीलेड ऑर्डर बिटर लाफ के साथ रिसीव करता है। वो एक और सिगरेट जलाता है, बंकर अब स्मोक और डिस्पेयर से भरा हुआ है। रिजर्व्स कल पहुंचेंगे, वो ब्लेमेंट्रिट से कहता है। कल तक बीचेस अलाइड लाइन से 20 किलोमीटर दूर होंगे। वो मैप पर देखकर थिन ब्लू लाइन ट्रेस करता है जो हमेशा के लिए होल्ड करना था। अब वो एक ब्रोकन नेकलेस है, पर्ल्स कॉटनटन के अक्रॉस कैटर्ड। रात नॉर्मंडी पर गिरती है। बीचेस पर अमेरिकन सोल्जर्स डेड के बीच डिग इन करते हैं, के राशंस शेयर करते हुए, स्काई फ्लेयर से रोशन। ऑफशोर ग्रेट फ्लीट अभी भी अनलोड कर रहा है। मलबेरी हार्बर स्टील आइलैंड्स की तरह उभर रहे हैं। पाइपलाइंस अशोर स्नेक कर रही हैं, हंग्री इंजन्स ऑफ लिबरेशन को फीड कर रही हैं। बंकर्स में जर्मन रेडियो सरेंडर कॉल्स क्रैकल कर रहे हैं आइसोलेटेड स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। एक एक करके अटलांटिक वॉल के दांत पुल किए जा रहे हैं। रोमेल एक हिल पर ऑर्नर रिवर के ऊपर खड़ा है, बाइनोकुलर्स आंखों पर। वो डिस्टेंट फ्लैशेस देखता है हॉराइजन पर। एलाइड गन्स केन को पाउंड कर रहे हैं। पहली बार अपने करियर में डेजर्ट फॉक्स महसूस करता है कि रेत सिर्फ रेत नहीं, लेकिन नॉर्मंडी का ठंडा गीला सॉइल शिफ्ट हो रहा है और वो गिव कर रहा है। वो बाइनोकुलर्स नीचे डालता है, आवाज बैरली विस्पर, हमने इनिशिएटिव खो दिया, शायद हमने जंग ही खो दी। 7 जून 1944 सुबह के 3:12 बजे बे के बाहर एक फार्म हाउस जो जल्दी में आर्मी ग्रुप बी के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स में कन्वर्ट किया। कमरा सिर्फ एक केरोसिन लैंप से रोशन है जो मैप्स पर फ्लिकर कर रहा है, कॉफी के धाग और सिगरेट ऐश से धुले हुए। फील्ड मार्शल अर्विन रोमेल ने अब तक नींद नहीं ली। उसकी आंखें लाल, यूनिफॉर्म पहली दफा रम्पल्ड। टेबल पर एक कैप्चर्ड अमेरिकन मैप पड़ा है, एक मरे हुए लेफ्टिनेंट 101st एयरबॉर्न से मिला जो ऑब्जेक्टिव्स दिखा रहा है जो रात तक सेंट लो और कैन तक पहुंचने वाले हैं। रोमेल ट्रेम्बलिंग फिंगर से एरोज ट्रेस करता है। वो लोग ऑलरेडी हाफवे पहुंच चुके हैं। आप कॉर्डाइट का टेस्ट महसूस कर सकते हैं। यूएसएस टेक्सास के नेवल गन्स की दूर से क्रम्प सुन सकते हैं जो अभी भी कोस्टल बैटरीज को पाउंड कर रहे हैं।
बाहर समर की बारिश शुरू होती है। चौकी नॉर्मन सॉइल ग्लू बनकर सब कुछ बॉग कर रही है, सिवाय अलाइड एडवांस के। ब्रिटिश क्रॉमवेल्स फ्लडेड लेन्स में स्लॉश करते हुए विलर्स बोकाज की तरफ जा रहे हैं। कनेडियन इन्फेंट्री 3rd डिवीजन के हाउस बाय हाउस क्लियर कर रहे हैं कॉर्सवेल्स में। और कैरेंटन पर 101st एयरबॉर्न के स्क्रीमिंग ईगल्स डिग इन करते हैं जैसे बैजर्स, बजूकाज हर रोड पर ट्रेन जो जर्मन्स यूज कर सकते हैं। रॉमेल जनरल फ्रिट्ज बायर लाइन की तरफ मुड़ता है, जिनकी पांजर लेयर अब आई है ड्रिबल्स में, जबूज के रोड से चार्तरेस तक के अटैक्स के बाद। बायर लाइन का चेहरा एग्जॉस्शन से ग्रे है। कितने टैंक्स बचे, रॉमेल पूछता है। जवाब गट पंच है। 50 लेफ्ट हेयरफेल्ड मार्शल, शायद 60, बाकी रूट नेशनल पर जल रहे हैं। रॉमेल आंखें बंद करता है। पैंजर लेयर हैमर होना चाहिए था, अब वो ब्रोकन नेल है। चैनल के पार अलाइज के लिए भी स्केल समझ में आने लगती है। जनरल ओमार ब्रैडली 1st आर्मी का कमांडर ड्यून पर खड़ा ओमाहा का व्यू ले रहा है। अब एक हाई वुफ एक्टिविटी, बुलडोजर्स रैकेज हटा रहे हैं। एम्यूनिशन के क्रेट्स आदमी से भी ऊपर स्टैक्ड हो रहे हैं। कैनवस के नीचे फील्ड हॉस्पिटल, सर्जन्स लैंटर्न लाइट में रोज ऑफ स्ट्रेचर्स पर काम कर रहे हैं। ब्रैडली सिगार जलाता है और एंडलेस लाइन ऑफ शिप्स देखता है जो अभी भी मेन और मशीन्स अनलोड कर रहे हैं। हमने सब कुछ उन पे डाल दिया और वो अभी भी आ रहे हैं। ला रोशे गुइयों में रुनस्टेड को फोन कॉल आता है जो कमरा ठंडा कर देता है। हिटलर खुद, आवाज श्रिल और स्टैटिक के थ्रू। कल रात तक दुश्मन को समुंदर में फेंक दो, वो चीखता है। रुनस्टेड रिसीवर ईयर से दूर रखता है, ब्लूमेंट्रिट से लंबी नजर मिलाता है। जब वो बोलता है, आवाज बर्फ जैसी है। मैं फ्यूरर, दुश्मन ऑलरेडी 10 किलोमीटर इनलैंड है, किससे फेंकूं उसको मैं? मेरे बड़े हाथ से। लाइन पर साइलेंस, फिर क्लिक। ओल्ड मार्शल फोन रख देता है, एक और सिगरेट जलाता है और धीमी आवाज में कहता है, वेस्ट में जंग खत्म हो गई। सुबह के वक्त 7 जून 1944 को बीचेस लिंक्ड हो चुकी हैं एक सिंगल लॉजमेंट में। 20 किलोमीटर्स डीप। शेरबुर्ग अगला प्राइज है। पोर्ट वाइटल है सप्लाईज के लिए जो अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। मलबेरी ए, अमेरिकन आर्टिफिशियल हार्बर ओमाहा के ऑफशोर, सीबेड से मैकेनिकल मिरेकल के जैसे उभर रहा है, स्टॉर्म के बावजूद जो जल्दी ही उसे तोड़ देगा। गूसबेरी ब्रेक वाटर्स, संक ब्लॉक शिप्स प्रोटेक्टिव आर्म्स बनाते हैं। प्लूटो पाइपलाइंस चैनल के नीचे स्नेक करते हैं फ्यूल पैटर्न के टैंक्स में पंप करने के लिए। रॉमेल खुद फ्रंट ड्राइव करता है। स्टाफ कार मड में स्प्लैश करते हुए ग्रिम फेस्ड लैंसर्स के कॉलम्स के पास से गुजरता है जो कुछ ले सकते हैं लेकर रिट्रीट कर रहे हैं। बेलेरॉय के एक क्रॉस रोड्स पर वो मिलता है 12th SS पैंजर हिटलर युगन के लड़कों से। 17-18 साल के, चेहरे डर्ट और फेनेटिज्म से स्मियर्ड। उनका कमांडर स्टैंडर्टन फ्यूरर कर्ट मायर, पैंजर मायर स्टिफली सल्यूट करता है। हम कैन लास्ट मैन तक होल्ड करेंगे, वो डिक्लेयर करता है। रॉमेल सिर्फ नॉड करता है। दिल में वो जानता है कि कैन गिर जाएगा और साथ ही ब्रेकआउट को कंटेन करने का लास्ट चांस भी। उस रात फार्म हाउस HQ के फ्लिकरिंग लैंपलाइट में रॉमेल एक लेटर ड्राफ्ट करता है जो कभी नहीं भेजेगा। हिटलर के एड्रेस के साथ ब्लंट है। ट्रूप्स हीरोइकली फाइट कर रहे हैं हर जगह, लेकिन अनइक्वल स्ट्रगल एंड के करीब है। वो पेपर फोल्ड करता है, ट्यूनिक में टक करता है और रेन में बाहर देखता है। कहीं आउट देयर अमेरिकन पैराट्रूपर्स डार्कनेस में गा रहे हैं। ब्रिटिश कमांडोज हेक्सेमीन स्टोव्स पर चाय बना रहे हैं। कनेडियन सैपर्स स्ट्रीम्स को ब्रिज कर रहे हैं अंडर फायर। अटलांटिक वॉल सिर्फ ब्रीच नहीं हुई, वो भूल गया है। रुनस्टेड 300 किलोमीटर दूर कंफर्मेशन रिसीव करता है कि शेरबुर्ग आइसोलेटेड है। वो छोटी सी ग्लास कोनियाक फिल करता है लास्ट बॉटल और मॉक टोस्ट करता है मैप के लिए। टू द इनविंसिबल फोर्ट्रेस, वो बिटरली कहता है। फिर वो ग्लास वॉल पर स्मैश कर देता है। बीचेस पर एक यंग अमेरिकन प्राइवेट फ्रॉम आयोवा एमो क्रेट पर बैठा फ्लैशलाइट से घर को लेटर लिख रहा है। मॉम, तुम बिलीव नहीं करोगे कि कितनी शिप्स हैं। लगता है तुम इंग्लैंड तक वॉक कर सकते हो बिना पैर गीले किए। वो रुकता है, सर्फ सुनता है जो कल ही उसके फ्रेंड्स को डुबाया। फिर ऐड करता है,
हम यहाँ स्टे करने आए हैं। और उस लम्हे हर जर्मन जनरल, रूनस्टे से लेकर सबसे लोली लेफ्टिनेंट तक, जानता है टाइड पलट गई है, सिर्फ बीचेस पर नहीं लेकिन जन की रूह में भी। फोर्ट्रेस यूरोप के दिल में एक होल है 20 माइल्स वाइड, और उससे फ्यूचर पूर हो रहा है। Section 5. The Reckoning, when disbelief became defeat. 17 जुलाई 1944, 6:20 p.m. सैंट लो के करीब एक डस्टी रोड, नॉर्मंडी। समर की धूप नीचे लटकी हुई है, हेजरोज को गोल्ड बना रही है, लेकिन ये खूबसूरती एक जालिम झूठ है। फील्ड मार्शल अर्विन रॉमल का ओपन टॉप हॉट स्टाफ कार वॉर के रैकेट से गुजरता है। बर्न्ट आउट हाफ ट्रैक्स, फूले हुए कैटल, डेथ की स्वीट रॉट स्मेल। वो पैंजर ग्रुप वेस्ट के शैटर्ड रेमनेंट्स इंस्पेक्ट करके वापस जा रहा है। उसका ड्राइवर ऑबरगिव राइटर डैनियल नर्वसली हम कर रहा है, आंखें आसमान पर हर कुछ सेकंड्स में फ्लिक कर रही हैं। जैबोज अब डे लाइट के मालिक हैं। आप फेयर का टेस्ट महसूस कर सकते हैं, थिक जैसे डस्ट जो रिट्रीटिंग कॉलम्स ने उठाया हो। रॉमल आगे झुका, मैप को अपने घुटनों पर स्टडी कर रहा है। केन अभी भी होल्ड करता है, बेयरली, लेकिन ब्रिटिश एजेस पर ग्नॉ कर रही हैं जैसे वुल्व्स डाइंग स्टैग पर। सैंट लो गिरने वाला है। हर घंटे और 1000 टन अलाइट स्टील और शेल्स बीचेस पर पोर हो रहे हैं जो इम्प्रेग्नेबल होने चाहिए थे। 6 वीक्स पहले वो मानता था कि अटलांटिक वॉल उनको रोक सकता है, अब वो बेहतर जानता है। अचानक दुनिया फट जाती है। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, हॉर्स फ्लिप हो जाता है जैसे टॉय। शैटर्ड ग्लास बारिश की तरह गिरता है। रॉमल डिच में हार्ड लैंड करता है। ब्लड गैश से उसके फोरहेड पर बह रहा है। स्कल 3 जगह फ्रैक्चर्ड है। डैनियल डेड, व्हील पर स्लम्प्ड। ऊपर एक ब्रिटिश टाइफून शार्पली बैंक करता है और क्लाउड्स में वैनिश हो जाता है। बस एक और रूटीन स्ट्रेफिंग रन, बस एक और जर्मन जनरल मड में ब्लीडिंग। कुछ घंटों बाद लिवारट में फील्ड हॉस्पिटल में रॉमल कॉन्शियसनेस के बीच ड्रिफ्ट कर रहा है। मॉर्फिन एजेस ब्लर करता है लेकिन सच्चाई नहीं। नर्सेज विस्पर करते हैं कि फ्यूरर ने ऑलरेडी गुंतर वॉन क्लूग को रिप्लेसमेंट अपॉइंट कर दिया है। डेजर्ट फॉक्स, जिसने ब्रिटिश को नॉर्थ अफ्रीका में 800 माइल्स भगाया, अब खत्म हो गया। ऑर्डरलीज उसको सर्जरी के लिए व्हील करते हैं। वो मॉर्मर करता है किसी से, हमें पता होना चाहिए था। बीचेस, बहुत शिप्स। लारोश गुयन में न्यूज सेकंड बॉम्ब की तरह हिट करता है। रनस्टेड ऑलरेडी चला गया। 2 जुलाई को हिटलर ने सैक कर दिया पॉलिटिकल सोल्यूशन सजेस्ट करने की वजह से। क्लूग आता है स्वैगर और प्रोमिसेस के साथ, लेकिन उसकी पहली ब्रीफिंग फ्यूनरल मार्च है। लॉन्चमेंट अब 80 किलोमीटर्स वाइड और 30 डीप है। चरबोग 27 जून को गिर गया। अमेरिकन के पास मिलियन मेन अशोर हैं। मॉन्टगोमरी का ऑपरेशन गुडवुड लास्ट पैंजर रिजर्व्स ईस्ट ऑफ कैन चू कर रहा है। हर रोड, हर ब्रिज, हर रेलवे लाइन शूटिंग गैलरी बन गई अलाइट फाइटर बॉम्बर्स के लिए। क्लूग मैप पर स्टेयर करता है, आवाज हॉलो। रिजर्व्स कहाँ हैं? 8 क्वाइटली आंसर करता है, कोई रिजर्व्स नहीं है, हर फील्ड मार्शल। रूम साइलेंट हो जाता है सिवाय डिस्टेंट एयरक्राफ्ट के ड्रोन के, हजारों उनके जो सन को लोकस्ट की तरह ब्लॉक कर रहे हैं। 25 जुलाई 1944, ऑपरेशन कोबरा। सैंट लो के आसमान पर B-17s और B-24 से ब्लैक 2000 हैवी बॉम्बर्स सब कुछ ड्रॉप करते हैं जो वो कैरी करते हैं। सैचुरेशन बॉम्बिंग जो जर्मन फ्रंट को मूनस्केप में कन्वर्ट कर देता है। पैंजर लेयर अलाइव बेरीड है। सर्वाइवर्स स्टंबल करते हैं, डेफ एंड ब्लाइंड बैबलिंग। जनरल फ्रिट्ज बेयर लाइन क्रेटर्स में वॉक करते हुए ट्विस्टेड टरेट्स काउंट करते हैं। मेरी डिवीजन सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है। वो OKW को रेडियो करते हैं। फिर अमेरिकन आते हैं। लाइटनिंग जो कॉलिंस 7th कोर होल पंच करता है जैसे फिस्ट वेट कार्डबोर्ड से। नाइटफॉल पर वो कॉन्टेंट्स में है। बाय 1 अगस्त एवरांचेस, रोड टू ब्रिटेनी और पेरिस खुला है। बर्लिन में हिटलर मैप रूम में रेज करता है, फिस्ट स्लैम करते हुए कलर्ड पिन्स स्कैटर हो जाते हैं। ट्रेटर्स, कवर्ड्स, वो काउंटर अटैक्स ऑर्डर करता है जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। 2nd पैंजर डिवीजन, 116th पैंजर, 9th पैंजर, सब घोस्ट्स, वीक्स पहले श्रेडेड हो चुकी। जनरल्स नॉट करते हैं, सल्यूट करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ लोग अनथिंकेबल के बारे में विस्पर करने लगते हैं। 15 अगस्त 1944, दूसरी इन्वेजन ड्रैगून फ्रेंच रिवियरा पर हिट करती है। जर्मन 19th आर्मी मेल्ट हो जाती है, नूज टाइट होती है। नॉर्मंडी में फलेस पॉकेट फॉर्म होता है, डेथ ट्रैप, जहां क्लूग रिट्रीट के लिए परमिशन मांगता है और मना कर दिया जाता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स मैन, हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स, पूरी डिविजन्स किलिंग सैक में फनल होती हैं। कनेडियन, पोलिश, अमेरिकन, ब्रिटिश गन्स दिन रात पाउंड करते हैं। रोड्स चार्नल हाउसेस बन जाते हैं। हॉर्सेस स्क्रीम करते हैं। मैन कॉप्सेस पर क्रॉल करते हैं फ्लेम से बचने के लिए।
क्लूग फ्रंट पर लास्ट टाइम ड्राइव करता है, हिल पर खड़ा इन्फर्नो को ओवरलुक करता है और रो पड़ता है। उस रात वो हिटलर को लेटर लिखता है, द एंड इज नियर, मेक पीस यू फूल। फिर वो रोड साइड डिच के पास साइनाइड स्वॉलो कर लेता है। उसका ड्राइवर डॉन पर उसको फाइंड करता है, आंखें आसमान की तरफ अलाइड एयरक्राफ्ट से भरी हुई। 25 अगस्त को पेरिस लिबरेट हो जाता है। फ्रेंच गर्ल्स जीआईस को आईफिल टावर के नीचे किस करती हैं। क्राउड्स मर्सिलियस गाते हैं स्ट्रीट्स में जो अभी भी कॉर्डिनाइट की स्मेल रखते हैं। ट्राई कलर फिर से नोटर डाम से लहराता है और प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स अक्रॉस द राइच जो लोग कमांड करते थे फोर्ट्रेस यूरोप वॉल्स पर स्टेयर करते हैं और याद करते हैं एक सुबह जून में। वो याद करते हैं एंडलेस शिप्स, वो याद करते हैं बीचेस जो होल्ड नहीं कर पाए, वो याद करते हैं मोमेंट जब उन्होंने होराइजन देखा और समझा क्लैरिटी के साथ, कोल्डर देन द ईस्टर्न फ्रंट का विंटर, कि वॉर ओवर है, वो बस अभी तक फाइट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी डी डे की वो जबरदस्त कहानी जहां जर्मन जनरल्स कॉफी छोड़ के गालियां निकालने लगे और अमेरिका ने पूरा वॉलमार्ट नॉर्मंडी पे उतार दिया। अगर मजा आया तो अभी लाइक का बटन टूटने तक दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन सीधा फोन में आ जाए। कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा हंसी किस सीन पे आई, फोन बजने पे या हिटलर के सोने पे। और हाँ, अगले हफ्ते एक और बिल्कुल नई WW2 कहानी आ रही है। इस बार हम बताएंगे कि एक जापानी एडमिरल ने अमेरिकन सबमरीन को खिलौना समझा, फिर क्या हुआ, पूरा पैसिफिक लाल हो गया। जल्दी ही मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक ख्याल रखना, हंसना मत भूलना। ये था आपका अपना फनी फन उर्दू स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।